होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश सांडिल्य सारण की धरती से आपको नमस्कार करता हूं। बंधुओं, होली है। आशा करता हूं कि आप लोग व्यवधान उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों को नज़रअंदाज करते हुए और सभी लोग आपस में मिलजुल करके होली का आनंद लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्सरहा कुछ सातिराना दिमाग के लोग टुस्की काट करके अपने निकल जाते हैं और आप आपस में उलझ जाते हैं। कृपया ऐसा नहीं कीजिएगा और आप लोग होली का आनंद लीजिए। आज आइए, मैं चर्चा कर देना चाहता हूं सक्षमता के पीछे सरकार की सोच को उजागर कर देना चाहता हूं, जिससे आप सतर्क रहिए। हालांकि कुछ विशिष्ट बंधु समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो हम लोग को ये समझ रहे हैं कि ये लोग हम लोग के खिलाफ़ बोल रहे हैं। भैया, खिलाफ़ नहीं बोल रहे हैं। आप तो चले गए हैं, जो नहीं गए हैं उनको वास्तविक जानकारी दे रहे हैं हम लोग। आप नहीं समझ पाए, ये अलग चीज़ है। खैर, आप जो समझिए, लेकिन अभी जो है बचे हुए हैं उनको बचा लेना हम लोग का कर्तव्य है और सरकार के जाल से बचा लेना। आप भले आज हम लोगों को समझ रहे हैं कि ये हम लोग के खिलाफ़ है, निगेटिव भावना आप में है, लेकिन ये याद रखिए कि जिस दिन आपको ये महसूस हो जाए कि नहीं, वास्तव में ये सच कह रहे हैं, वास्तव में हम लोग के साथ सरकार छल की है, उस दिन हमको याद कीजिएगा। मैंने एक दिन और चर्चा किया था, बीच बीच में कुछ किसी नियम कानून का मैं चर्चा करते रहता हूँ लॉजिकली, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सब लोग ये जान रहे हैं कि विशिष्ट का जो नियमावली बना हुआ है, वास्तव में आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। मैंने एक दिन उस चैप्टर का और उस कानून का चर्चा बोर्ड पर किया भी है और उसको मैंने अपने डायरी में नोट करके रख लिया है। अभी क्या बताऊं, अभी अब जब आपको आवश्यकता नहीं है तो अपना दुकान सजा करके मैं नहीं बैठ सकता। आपको जिस दिन महसूस हो कि न वास्तव में मैं फंस गया हूं सरकार के जाल में, उस दिन आप खोजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको, बहुत कम धाराओं का प्रयोग कर करके और आपको विशिष्ट रूपी जाल से निकाला जा सकता है और बिल्कुल ही आसानी से आप पुनः नियोजन इकाई में लौट सकते हैं। ये मेरा आज दावा है। लेकिन तब जब आप महसूस कर जाइएगा कि हाँ, वास्तव में ये जो कह रहे हैं वो सही है, वो समय आएगा। फिलहाल देखिए, कल संजय जी हालांकि इस चीज़ को बता चुके हैं, लेकिन वे ले जा करके यहीं तक छोड़ दिए, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं मैं। जैसे कि सेवा निरंतरता का लोग मांग कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, पैर हाथ पटक रहे हैं। भैया, पैर हाथ पटकने से नहीं होगा, हल्ला करने से सब चीज़ नहीं मिल जाता है। सरकार भी अपना हाथ काट चुकी है, सरकार भी फंस चुकी है। और ये आप विचार कीजिए, हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि ये हो सकता है, संभव है या नहीं है। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, आप खुद निर्णय ले लीजिए कि ये संभव है, या जो आपको ये कह रहा है कि सबको एक साथ लेके चलिए, दीवार तोड़ करके हम लोग और निरंतरता का लाभ ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। वास्तव में आपको भरमाया जा रहा है, आपको ख्वाब दिखाया जा रहा है, मैं यही कहूँगा। आइए देखिए, पहले पुराने शिक्षकों का स्केल था 9300 से लेकर 34,800। सरकार को लगा कि ये अब गला फंस रहा है, इसको बंद करके तो इसको मृत घोषित कर करके और आपको दे दिया 5200 से लेकर के 20,200 के स्केल में।
इसके बाद तब तक बाहर रख करके और 34,540 वाले अपने डिग्री ले करके आकर के, कुछ लोग इसमें से भी गए थे, वे आ गए इसी स्केल में, पुराने वाले स्केल में। इसके बाद जब लगा कि नहीं अब कुछ हमने घपला किया है जिसको भविष्य में ये लोग पकड़ लेगा, तो ये लड़ करके इस स्केल में घुस जाएगा कानूनी तौर पे। तब पाठक जी को बुला करके और खेल खेला गया, आपको ये स्केल से हटा करके 25, 28, 31 और 32 में ला दिया गया, जिसका खामियाजा आगे आपको मिलेगा। अब देखिए एक टेक्निकल प्रॉब्लम संभवतः हमने नहीं सुना है। संजय जी अपने वीडियो में बोले थे कि शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो मैंने शिक्षा मंत्री का बयान नहीं सुना है, लेकिन वास्तव में टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसको मैंने 20 दिन पहले अनुभव कर चुका हूं, जिसका जिक्र आपको कर देता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, विशिष्ट वालों के लिए भी एक कामयाब हो सकता है, आपका आँख खुलेगा तो। हमेशा ही आप अब किसी को नेगेटिव भाव से नहीं देखिए, थोड़ा सा शांति से समझिए कि आखिर अगला कह क्या रहा है। ये आपका विशिष्ट और संभवतः विद्यालय अध्यापक का भी, चूँकि इसका मेरे पास नियमावली नहीं आया हुआ है इसलिए कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। ये धारा संविधान के 309 धारा के किंतु परंतु के तहत ये बनाया गया है, ये बना हुआ है विशिष्ट शिक्षक नियमावली। और ये लिख दिया गया है आपके नियमावली में, यहाँ सीधे 23 नियमावली देखिएगा और कॉलम 3 का 1 पढ़िएगा। कॉलम 3 का 1, अपनी दिमाग को शांत कर करके, मेरी बातों पर गुस्सा नहीं करते हुए शांति से आप 3 का 1 देखिएगा। उसमें सबसे लास्ट में एक पॉइंट लगा दिया गया है, यही जा कर के आपको मात दे रहा है कि सब अकील भुला जा रहा है कि नहीं, और कितना हाथ पैर पटक करके और हल्ला हुड़दुम कर करके और धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अब जब आदमी फंस जाता है तो शांति से निदान खोजा जाता है कि आखिर इसका निदान क्या हो जाएगा। दीवार तोड़ने से कुछ नहीं मिलता है। देखिए इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया है, यही शब्द सबसे बड़ा खतरनाक आपके लिए हो गया है, आपके 23 नियमावली के लिए। अलग संवर्ग का गठन, देख लीजिएगा अपनी नियमावली में, अलग संवर्ग का गठन सबसे ज़्यादा खतरनाक। पाठक जी आपको यहीं जा कर के, अगर एक शब्द ये नहीं रहता ना तब तो आप बाजी मार जाते, लेकिन सबसे टेक्निकल फॉल्ट इसी शब्द को कर दिया गया है। और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मैं, ये है क्या चीज़। देखिए आपने एक शब्द सुना होगा एमालगेमेशन। एमालगेमेशन में का हिंदी होता है एकीकरण या विलयन। एक वस्तु जब दूसरे में मिला दिया जाता है और दोनों का अपना अपना अस्तित्व एक सीमित तक उसका होता है, क्या कहते हैं, डीड बनता है, उसके अनुसार दोनों का अपना अपना रहता है, अब मिल के काम करते हैं। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का अर्थ होता है कि केमिस्ट्री पढ़ने वाले भी एब्जॉर्प्शन शब्द को जानते होंगे, एमालगेमेशन को भी जानते होंगे, अकाउंट्स पढ़ने वाले भी जानते होंगे, इस क्रिया को जानते होंगे, तो साइंस वाले भी जानते होंगे। एब्जॉर्प्शन का अर्थ होता है एक चीज़ को अपने में शोषित कर लेना, जिसको अवशोषण कहते हैं। एब्जॉर्प्शन को अवशोषण कहते हैं। अपने में शोषित कर लेता है एक दूसरे को, लेकिन जिसको शोषित करता है उसका भी अस्तित्व बना रहता है, ऐसा नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे दूध में पानी मिलाइएगा तो अपने में दूध पानी को अपने में मिला लेगा, लेकिन पानी तो उसमें बना हुआ है, उसका अपना अस्तित्व बना हुआ है, दूध पानी के जैसा लगेगा आपको। एक चीज़ यहाँ एक और शब्द आप देख लीजिएगा, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन, यही चीज़ आप में जोड़ दिया गया है।
अलग संवर्ग का गठन जो हो गया है ना, यही शब्द डेंजर है और संवैधानिक अड़चन इसी से आ रहा है आपको। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जैसे घर का भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, पहले वाले को के अस्तित्व को बिल्कुल ख़त्म कर करके एक नए रूप में उसको तैयार कर देना। दो चीज़ को या किसी चीज़ को मॉडिफाई कर करके पहले पहचाने में नहीं आएगा कि वो पहला ही है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन की क्रिया जो थी वो आपको शिक्षा मित्र से या 2006 नियमावली से चलते चलते 9 हुआ, 12 हुआ शायद, इसके बाद ला करके और 15 में जब आपको ये मिला 20 नियमावली में ले करके आपको आप पीछे वाले सभी नियमों को ले करके और एब्जॉर्ब कर लिया। 20 नियमावली पीछे वाले सभी नियमावलियों को एब्जॉर्ब कर लिया अपने में। यही कारण है कि पीछे वाले का दावा भी अभी तक बना हुआ है और वे 2020 नियमावली अभेद किला है। सरकार उससे भी डर रही है, सरकार उसके साथ छेड़छाड़ कर देने के लिए पावरफुल नहीं है, उसको पावर नहीं है कि वो 2020 नियमावली के साथ छेड़छाड़ कर सके। अगर छेड़छाड़ कर देना, एक चीज़ जान लीजिएगा, जो लिखा हुआ है उसको आप सुने होइएगा, भगवान राम भी नहीं मिटा पाए, लक्ष्मण को शक्तिमान लगा था तो भगवान थे जिला सकते थे, लेकिन लिखा हुआ था उसको नहीं काट सकते, तबे हनुमान जी को भेज करके सजीवन बूटी लाना पड़ा। लिख देना आसान है, मिटा देना आसान नहीं है। संविधान में ये पावर नहीं है। सुविधा जो दे रहे हैं उसमें काट नहीं सकते हैं, उसको अलग ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, जहाँ इसी में भी सिस्टम में दिमाग लगा दिए हैं पाठक जी। आगे आइए। पुनर्निर्माण का मतलब होता है कि बिल्कुल ही इससे कोई आपका मतलब नहीं रह जाएगा, बिल्कुल ही ये अलग गठन हो गया और 23 नियमावली वहाँ से काम करने लगी, यहीं जा कर के आपके को खतरनाक बना दिया गया है। अब चलिए, आप कह रहे हैं कि कोर्ट से, कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट से लड़ेंगे। कोर्ट क्या चीज़ है? कोर्ट नियम नहीं बनाता है। कोर्ट को अधिकार नहीं है कि किसी कानून को बना दे, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे। कानून बनता है लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के, और कोर्ट का सिर्फ यही अधिकार सीमित है। आपको जो अधिकार मिला हुआ है संविधान से, संविधान बनाने वाला लोकसभा और राज्यसभा से बन करके और राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनता है, और जब संविधान बन गया उसके अनुसार पालन हो रहा है कि नहीं, इसी की रक्षा करने के लिए कोर्ट बनाया गया, न कि कोर्ट कानून बना दे। तो यहाँ तो आपके विशिष्ट नियमावली में ले करके और ये घुसेड़ दिए इसको, अलग संवर्ग गठन, रिकंस्ट्रक्शन को, यहीं जाकर के पेच फंस जा रहा है कि ये काम राज्य सरकार के बस की चीज़ नहीं है, इसके लिए ऊपर देखना पड़ेगा और इतना संभव नहीं है। एगो आपको निरंतरता देने के लिए और वहाँ छेड़छाड़ किया जाए, पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया जाए, ये हमको संभव नहीं लगता है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, कोई दैवी कृपा हो जाए, चमत्कार हो जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये संभव नहीं है। गुस्सा नहीं होइएगा, आप लोग शांति से इस पर विचार कीजिएगा। आगे, कोर्ट का अधिकार मैंने बता दिया कि कोर्ट का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके अधिकार की रक्षा करना है। कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। यही कारण है, संभवतः हम तो नहीं जानते हैं, मेरे पास वो केस नहीं आया है, लेकिन संजय जी ने रात में चर्चा किया अपने वीडियो में कि संभवतः 34,540 वाले भी निरंतरता की मांग के लिए कोर्ट गए हुए थे, लेकिन उनके मांग को खारिज कर दिया गया। ये जो है, यही प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ये नियमावली अलग है और ये चले आए इस पुराने नियमावली में, और अब ये कह रहे हैं कि नहीं, इसकी फ़ायदा हमको यहाँ दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। यही कारण है कि कोर्ट से, हाई कोर्ट से जा कर के भी 34,540 वाले बंधु केस हार गए होंगे। हम कंफर्म नहीं जानते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम कंफर्म नहीं जानते हैं उसको न हम केस नंबर जानते हैं, न हमारे पास कोई ऑर्डर आया है। मैंने चर्चा सुना, उसका
चर्चा कर दिया। आगे मैं एक और बहुत ही कष्टदायक, आज बहुत मन को पीड़ा हुआ, एक दो आदमी नियोजित शिक्षक फ़ोन किए थे, उनसे बात होने लगा तो बोले कि हमारे एक स्टाफ है और वे उन लोग का पेमेंट नहीं हुआ। हम लोग का पेमेंट हो गया तो पूछ रहे थे कि पेमेंट हो गया है तो होली है, देखिए ना हम लोग फंस गए, मतलब कुछ पैसा लेने के संबंध में। मन कैसा दू हो गया। हमको लगा कि कुछ कहना चाहिए, क्योंकि हम तो कुछ कहते नहीं हैं, राजनीतिक छीटाकशी नहीं करते हैं, इसलिए कि राजनीति से हमको कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम यही कहना चाहते हैं अंत में कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोकतंत्रीय व्यवस्था को और इसके रहनुमाओं को। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? आखिर वे शिक्षक हैं। आप लोग नियम पर नियम, कानून पर कानून डेली जो है सो शिक्षा विभाग में प्रयोग करते करते शिक्षा को ले डूबे। आप किसी को अस्थिर नहीं छोड़े, न नियोजित चैन से है न विशिष्ट चैन से है। क्या लोग पढ़ाएंगे जिसकी होली फीकी हो जाएगी? हमने कहा उन जो फ़ोन किए थे कि कोई बात नहीं है, एक काम कीजिएगा, आप लोग एक दूसरे के सहयोग से अभी तक रहे हैं, बिल्कुल सहयोग कीजिए। हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी आ जाए तो वो हेल्प करेंगे। लेकिन ये मैं लास्ट में बहुत ही कष्ट से एक शब्द कहना चाहता हूँ। मैं आज तक राजनीतिक छीटाकशी नहीं किया हूँ। मैं ये इशारा कर देना चाहता हूँ कि ऐसे दुख पहुँचाने वाले और कष्ट देने वाले राजतंत्रीय रहनुमा, याद रखिए एक दिन सैलाब आएगा और आपको अपने साथ दहवा के लेके चला जाएगा। उस दिन आपका भी नामो निशान नहीं होगा। जैसे शिक्षक तड़प रहे हैं, वो विशिष्ट हो, नियोजित हो, शिक्षक जैसे हो गए हैं, इससे भी बदतर स्थिति आपकी एक दिन आ जाएगी। बस इसी के साथ नमस्कार, फिर अगले दिन मिलेंगे।